नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल तो हो गया है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जो सियासी ताना बाना मोदी शाह ने बुना है, उसने राजनीतिक अलंबरदारों की नींद उड़ा दी है। फिर वो चाहे विश्लेषक हों या विपक्ष के अगुआ, दोनों ही खेमों में हलचल बढ़ी हुई है। जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं वो परेशान हैं, और जो इनसे समर्थित सरकारें हैं राज्यों में, वहां भी आलम जो है बहुत ठीक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में क्या हुआ है और कौन सी बिसात बिछाई गई है। उसी को हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि आखिर में एनडीए कर क्या रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि दक्षिण, जिसे लेकर कांग्रेस भी बहुत सजग है और बीजेपी भी बहुत सजग है, वहां जिस तरीके का पूरा गुड़ा भाग हुआ है, उसने सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया है तो वो इंडिया ब्लॉक है। और ये मैं अनायास नहीं कह रहा हूं। जिस तरह के कथनाक राहुल गांधी को लेकर गढ़े जा रहे हैं, उससे बड़ा साफ है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भाजपा गठबंधन ने एक बड़ी लकीर खींच दी है 2029 के लिहाज से। और ये जो लकीर है वो लकीर 350 पौने 400 के आसपास वाली है। और ये बात हवाई नहीं है। मैं आपको वो पूरा समीकरण और गणित समझाता हूं कि किस तरीके से दक्षिण में क्या हुआ है और उत्तर में क्या कुछ घट रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो इंडिया ब्लॉक है वो आप ये कहें कि हवाई हो गया है। और उनके जो तमाम पैरोकार हैं वो देखिए किस तरह के जो है पूरे किस तरह की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अभी आप देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर उस कहानी को सुनाता हूं। अभी ये 6 तारीख को जंतर मंतर पर जुटान हुआ। जुटान होने से पहले तक तमाम जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के अलंबरदार हैं वो कह रहे थे बस अब तो हिल जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार। साहब, जब वो जुटान हुआ और वो जुटान एक तरह से कहा जाए कि फुस हो गया, अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं देखिए, ये बीजेपी सबको रोकती थी, इनको क्यों नहीं रोका गया, क्यों इनको जो है जाकर पुलिस ने एयरपोर्ट पे ही जो है दे दिया कि नहीं जाइए आप धरना प्रदर्शन करिए। ये जरूर बीजेपी का षड्यंत्र है ताकि राहुल गांधी जो स्पेस बना रहे हैं उसको खत्म कर दिया जाए। और फिर कह रहे हैं कि देखिए सबके तार अनारखारी राहुल गांधी ही हैं। इस तरह की बात कहने की क्या जरूरत आन पड़ी, वो समझिए कि दरअसल जो सियासी बिसात है उस पर किस तरीके से राहुल गांधी की अगुवाई वाला विपक्ष औंधे मुंह गिर रहा है। पश्चिम बंगाल की कहानी आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो गया है। हम बात दक्षिण की करेंगे कि दक्षिण में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू और अन्नामलाई के साथ मिलकर पूरा गणित जो है वो गणित दुरुस्त कर दिया है। और ये ऐसा है कि जो 4 मई को नतीजे आए ना, उन नतीजों ने एक बात बड़ी साफ कर दी कि दक्षिण में हो क्या रहा है कि एक जंजी वाला मसला चल रहा है। और ये बात इसलिए साफ हुई चूंकि तमिलनाडु में आप देखिए कि थलपति विजय कोई ऐसा तो है नहीं ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, नहीं, लेकिन अचानक उनका आना, सत्ता में 108 सीट जीतना, इसने साफ कर दिया कि युवाओं का मन बदल रहा है और वो अब इस द्रविड़ पॉलिटिक्स से आगे निकल रहे हैं। ये बात बीजेपी को समझने में देर नहीं लगी और बाकायदे इस बाबत बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं एक तरह से कहा जाए बीजेपी में, उन्होंने भारी मैराथन की और इसे लेकर विमर्श हुआ कि दक्षिण में हमें कुछ करना होगा और ऐसा करना होगा जिसके सहारे 2029 में भाजपा वहां पर बड़ी दुरुस्त उपस्थिति अपनी दर्ज कराए। क्यों? क्योंकि देखिए कांग्रेस ने पलटी मारने में देर नहीं लगाई, उसने डीएमके को डस्टबिन में डाला और तुरंत टीवीके के साथ चली गई। चूंकि जो जंजी वाला मसला है उसको एक तरह से कहा जाए कि इन लोगों ने पकड़ा, और उसको पकड़ते हुए इनको लगा कि साहब कम से कम तमिलनाडु में 39 सीटें आती हैं लोकसभा की, यहां पर अपनी कुछ पकड़ मजबूत की जाए। और उधर जो है पार्टी टूटने का डर देखते हुए इन्होंने फट से डीके शिवकुमार को बना दिया कि ताकि जो है कर्नाटक में भी हम लोग अपना गुड़ा भाग सही रख सकें।
यानी जो कांग्रेस है वो बीजेपी के बरक्स अपनी पूरी तैयारी करने में लग गए। फिर आप देखिए वहां बीडी सतीशन को बनाया गया केरला में, क्यों? क्योंकि वहां का कार्यकर्ता चाहता था, और फिर जो इनकी अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के तहत भी ये जरूरी था। तो वहां जो 129 सीटें हैं दक्षिण में, उन दक्षिण की 129 सीटों के लिहाज से कांग्रेस ने अपना पूरा ताना बाना बिठाना शुरू कर दिया। फिर वो चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो। आंध्रा में देखिए क्या कर रहे हैं। आंध्र और तेलंगाना को देखते हुए जगन मोहन रेड्डी के साथ कैसे संबंध सुधारे जाएं, उस बाबत भी लोगों की कोशिश लगी हुई है। ठीक है साहब। और जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है, उनको पॉलिटिकली बड़ा, आप एक तरह से कहें कि सशक्त माना जाता है, और कहा जाता है कि जो जगन मोहन की 2 बड़ी जीत रही, उस जीत के पीछे उनकी बड़ी भूमिका रही, चूंकि अपने पिता राजशेखर रेड्डी के साथ काम करती थी, तो वो पूरा वो पॉलिटिकल गेम है वो समझती हैं। तो आप देखिए कांग्रेस किस तरीके से लगी हुई है कि इन 129 सीटों में से ज्यादा वो हासिल कर सके। इस बात को बीजेपी समझ रही है, बीएल संतोष इस बात को देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, पूरा इनपुट है। उस इनपुट के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि भाई ऐसा है कि अब कुछ तो करना होगा। अब ऐसा थोड़ा है कि पीएम ने कान में बताया, लेकिन जो सब कुछ घट रहा है अगर आप उसको देखिए तो तमिलनाडु में एक वैकल्पिक पार्टी की जरूरत है। इस बात को बीजेपी ने समझा, क्योंकि वहां जो नाराजगी है वो कोई बीजेपी की तरफ को क्यों, आप देखिए वो क्यों टीबीके को चुने, वो बीजेपी को चुन लेते, उन्होंने बीजेपी को नहीं चुना, बीजेपी को नकारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां पर कोई और अल्टरनेट पार्टी आ जाए, एआईएडीएमके, डीएमके, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, तो उसको वोट देंगे। टीबीके को उन्होंने दिया। अब स्पेस जो है अभी एक और पार्टी का है वहां पर, क्योंकि विपक्ष के तौर पर वो लोग एआईएडीएमके को स्वीकार नहीं कर रहे हैं इतने लंबे समय तक, या भाजपा को या डीएमके को। अब डीएमके विपक्ष में है, तो उस लिहाज से आप देखिए कि अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया। अन्नामलाई ने इस्तीफा देने से पहले बीएल संतोष से मुलाकात की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जो लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं उन्होंने वो बताते हैं कि अमित शाह ने कहा था कि आप पीएम से एक बार बात कर लीजिए। तो क्या यह ना माना जाए कि पीएम से बात करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया? और बात किस बात को लेकर हुई? बात इस बात को लेकर हुई कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं वो कुछ कर नहीं पा रही तमिलनाडु में, और बीजेपी 2029 देख रही है, उसको वहां से सीटें चाहिए। आप देखिए उस लिहाज से अन्नामलाई जो है वो निकल पड़े, और आप देखिए 24 घंटे में 15 लाख 16 लाख उनके जो बी द लीडर मूवमेंट है उसके फॉलोअर हो गए। ये फॉलोअर कहां से आए? इतना ही बीजेपी को वोट मिला था, 14 लाख के आसपास। यानी दक्षिण का अभी भी मेरा मानना है कि सीधा सीधा एक जिम्मेदारी अन्ना को दी गई है कि अन्ना जेएनजी को भी संभाले और तमिलनाडु को भी संभाले। बाकी जो खेला है वो चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। देखिए यहां से आंध्र प्रदेश से ही अन्नामलाई को भेजा जाना था। जब अन्नामलाई ने मना कर दिया तो 4 सीटें आंध्र प्रदेश से जा रही हैं कहां? राज्यसभा में। तो फिर बीजेपी ने गिव अप कर दिया कि भाई 3 पे टीडीपी भेज दे और 1 पे जो है पवन कल्याण अपना भेज दे। इससे बड़ा स्पष्ट है कि चंद्रबाबू नायडू के पास भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तेलंगाना भी देखना है। और 10 मई को जब पीएम गए थे तो पीएम ने सीधा ऑफर किया था, किसको? रेवंत रेड्डी को। यह ऑफर क्यों किया गया था? यह ऑफर इसलिए किया गया था क्योंकि नजर जो है वो सीधे सीधे इन 129 सीटों पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने की है, और यह प्रदर्शन 2029 के लिहाज से है, यह आप ध्यान रखिए। इसीलिए आप देखिए कि इंडिया ब्लॉक में बहुत हलचल है। डीएमके को लग रहा है कि साहब हमारा क्या होगा, हमको जाना पड़ेगा इनके साथ। किसके साथ? बीजेपी के साथ, बीजेपी गठबंधन के साथ। वहां थलपति विजय की हालत खराब हो रखी है। 24 घंटे में अगर कोई व्यक्ति एक मूवमेंट खड़ा कर रहा है और उससे 15 लाख 16 लाख लोग जुड़ जा रहे हैं तो सत्ताधारी दल की नींद उड़ना स्वाभाविक है।
एआईडीएमके की हालत खराब हो रखी है कि साहब अब क्या करें, और डीएमके के ऊपर दबाव बढ़ ही रहा है। कांग्रेस ने साथ छोड़कर भाग गई और इधर जो है अन्ना मलाई खड़े हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर वहां प्रेशर बढ़ रहा है। फिर आप चले जाइए तेलंगाना में। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को हमने आपको बताया पीएम ने ऑफर दे दिया है। कांग्रेस उससे परेशान है कि ना मालूम कब रेवंत रेड्डी चले जाएं। मैं नहीं कह रहा हूं वो जा रहे हैं, लेकिन पीएम ने तो ऑफर दिया ना। और फिर बीजेपी के एक वहां नेता हैं, वो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है शुभेंदु अधिकारी और एकनाथ शिंदे बन जाए। मैं देखिए कुछ भी हो सकता है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने सारा गोड़ा भाग कर रखा है, लेकिन उस गोड़ा भाग के बाद भी सिद्धरमैया अगर कोई खेल कर दें तो ये तो साहब गए। और वैसे भी ओबीसी की वो पॉलिटिक्स करते रहे और ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे को हटा दिया इन्होंने। तो आप देखिए कांग्रेस ने जो किया उसको काटने के लिए बीजेपी ने, आप ये कहें कि बराबर चीजें खड़ी कर दी। उधर अन्ना मलाई है, इधर आप देखिए खुद पीएम ने 1-to-1 तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बोल ही दिया। इधर जो है चंद्रबाबू नायडू को कहा जाए कि पूरा जिम्मा हाई है कि आप भाई इधर निकालो। पवन कल्याण को बता दिया गया है कि आप भाई कापू से हैं तो आप अपना इधर भी देख लीजिए, आंध्रा में भी, और उधर तेलंगाना में भी देख लीजिए। तो इस तरीके से आप देखें तो खेल जो है ये बहुत बड़ा है 2029 के लिहाज से। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।